गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज बायसिंग। और बायसिंग का सिंपल सा मतलब होता है अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द पी एन डायोड। अब आप जानते हैं कि जो पी एन डायोड होता है वो दो टर्मिनल का डिवाइस होता है और यही कारण है कि हम इस पी एन डायोड के अक्रॉस बैटरी को दो तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। दैट इज, या तो आप पी साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो या फिर आप पी साइड को लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दो। तो जब आप पी साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हो और एन साइड को लो पोटेंशियल के, तो इस तरह की बायसिंग को कहा जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। और जब आप पी साइड को लो पोटेंशियल से और एन साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हो तो इस तरह की बायसिंग को कहा जाता है रिवर्स बायसिंग। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि हम पी एन डायोड को दो तरीके से बायस कर सकते हैं। द वन इज फॉरवर्ड बायसिंग व्हेन द पी इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल एंड द अनदर वन इज रिवर्स बायसिंग व्हेन द पी इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल। अब आइए समझते हैं कि जब फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की जाती है तो डायोड किस तरह से काम करता है। तो हम दोनों को वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। तो देखिए कि यह है हमारे पास में एक फॉरवर्ड बायस डायोड। अब फॉरवर्ड बायस डायोड जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम पी साइड को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। ऐसा करने की वजह से हमारा जो पी एन डायोड होता है अब वो फॉरवर्ड बायस हो चुका है। तो हम इस फॉरवर्ड बायस के बारे में बात करेंगे, पर उसके पहले एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात हमको वापस से डिस्कस करनी है। एक बात बताइए कि अगर यहां पर बैटरी नहीं लगाता तो बताइए आप कहते कि ये जो डायोड है ये एक अनबायस्ड डायोड कहलाता। क्या कहलाता? अनबायस्ड डायोड। और आप लोग पिछले ही लेक्चर में ये पढ़ चुके हैं कि जो अनबायस्ड डायोड होता है वहां पर जो नेट करंट होता है वो जीरो होता है। अब बताइए नेट करंट जीरो क्यों होता था? हम ऐसा बता चुके हैं कि क्योंकि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर हो जाता था, इसीलिए नेट करंट की वैल्यू जीरो आती थी। समझते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जो डिफ्यूजन करंट होता था दैट इज फ्रॉम पी टू एन साइड, और हमारे पास में ड्रिफ्ट करंट भी हुआ करता था अनबायस्ड डायोड के अंदर, दैट वाज फ्रॉम एन टू पी साइड। हमारे पास में अनबायस्ड डायोड में एक पोटेंशियल बैरियर हुआ करता था जिसको आप वी नॉट कहा करते थे। इस वी नॉट पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो डिफ्यूजन करंट होता था वो कम होते होते ड्रिफ्ट के बराबर आ जाया करता था। इसीलिए हम कहते थे कि जो नेट करंट होता था इस अनबायस्ड डायोड के अंदर वो जीरो आता था। अब आपने क्या किया है, उसी अनबायस्ड डायोड से बैटरी को कनेक्ट कर दिया है कुछ इस तरीके से कि आपने पी को तो हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है और एन को लो पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है। तो आप खुद सोचिए कि जब आपने यहां पर बैटरी लगाई है सच दैट कि ये जो वोल्टेज V है वो इस अंदर वाले पोटेंशियल बैरियर V0 को, बताइए क्या ये सपोर्ट कर रहा होगा या अपोज कर रहा होगा? आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर होता था वहां पर हाई पोटेंशियल होता था एन साइड पर और लो पोटेंशियल होता था पी साइड पर। यानी कि पोटेंशियल बैरियर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो एन से पी की तरफ होती थी इन अनबायस्ड डायोड। अब आप खुद सोचिए कि जब आप यहां पे बाहर से बैटरी लगाओगे वोल्टेज V की, तो बताइए ये जो वोल्टेज V है ये अंदर वाले पोटेंशियल बैरियर को अब अपोज करने लगेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पोटेंशियल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। और अगर ऐसा होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो बाहर वाला पोटेंशियल है वो अंदर वाले पोटेंशियल बैरियर को अपोज करेगा। दैट सिंपली मींस जो पोटेंशियल बैरियर पहले V0 हुआ करता था अब वो V0 रिड्यूस होगा। और हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे V0 कम होगा। और हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू होती जाएगी V0 माइनस V। तो हम कह सकते हैं कि जब भी डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो उसका पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता है। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल बैरियर क्या हो गया? डिक्रीज। दैट सिंपली मींस इट बिकम्स V0 माइनस V। अब एक छोटी सी बात सोचिए कि क्या पोटेंशियल बैरियर उसी जगह पर बनता है जहां पर डिप्लीशन रीजन बनती थी? तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल बैरियर वहीं पर बनता है जहां पर डिप्लीशन रीजन बनती थी। तो सोचो अगर पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर रहा है तो डिप्लीशन रीजन भी तो डिक्रीज करेगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड बायस डायोड के अंदर जो डिप्लीशन रीजन होता है वो भी डिक्रीज कर जाता है। डिप्लीशन रीजन क्या कर जाता है? डिक्रीज। अब एक और बात सोचने लायक है यहां पे। बताओ, आप कह रहे हो कि जो पोटेंशियल बैरियर था
अनबायस्ड डायोड के अंदर वी नॉट जो क्या करता था, वी नॉट डिफ्यूजन करंट को कम करते करते ड्रिफ्ट के लेवल पे ले आता था और इसीलिए नेट करंट जीरो होता था। अब आपने क्या किया कि जब इस डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया है तो इस वी नॉट की वैल्यू ही कम हो गई है। दैट सिंपली मींस पोटेंशियल बैरियर ही कम हो गया है। पोटेंशियल बैरियर का काम था डिफ्यूजन को अपोज करना। आप सोचिए कि अगर पोटेंशियल बैरियर खुद ही कम हो जाएगा, दैट सिंपली मींस अपोजिशन टू द डिफ्यूजन ही अगर कम हो जाएगा तो हम कह सकते हैं कि डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। तो इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन करंट होता है फॉरवर्ड बायस डायोड के अंदर, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज करता है। उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज क्यों करता है? क्योंकि जो पोटेंशियल बैरियर होता है वो डिक्रीज कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन करंट है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ने लग जाता है। वी कैन से दैट द डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस। तो आप खुद सोचिए कि अगर डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा तो अब हमको नेट करंट जीरो नहीं मिलेगा। अब हमको जो नेट करंट मिलेगा वो डिफ्यूजन करंट मिलेगा और उसका डायरेक्शन भी डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन में ही होगा। That simply means we can say that we will obtain the diffusion current in the direction P2N and that will be the net current obtained in this forward bias PN diode। तो बताइए कि आप कह रहे हैं कि opposition to the diffusion कम हो रहा है, तो क्या हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो डायोड है ये अपोजिशन कम दे रहा है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को? इसीलिए हम कहते हैं कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया जाता है तो वो रेजिस्टेंस कम ऑफर करने लग जाता है। वी कैन से दैट द पीएन जंक्शन ऑफर्स लो रेजिस्टेंस व्हेन फॉरवर्ड बायस। तो ये कुछ बातें हैं फॉरवर्ड बायस डायोड के बारे में। अब इन्हीं बातों को और समझते हैं डिटेल में विद द हेल्प ऑफ द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स शो की हैं इस फॉरवर्ड बायस पीएन डायोड के लिए, और हम यहां पर एक पीएन डायोड कंसिडर कर रहे हैं जिसके पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू 0.6 वोल्ट है। इसके पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू हमने क्या मान ली? 0.6 वोल्ट। तो लेट अस से कि हमारे पास में एक सिलिकॉन का डायोड था जिसका पोटेंशियल बैरियर 0.6 वोल्ट था और उसके लिए अब हम वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स बना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हम एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को शो कर रहे हैं और वाई एक्सिस पे करंट को शो कर रहे हैं। हमको यहां पर जो करंट का मैग्नीट्यूड मिलता है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। तो आप देख सकते हैं जो करंट है वो ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर है। अब आइए समझते हैं कि जैसे जैसे हम इस वोल्टेज को चेंज करते हैं, तो इस वोल्टेज के चेंज होने से बताइए किस तरह से करंट में चेंज होता है। तो आप खुद सोचिए कि ये जो बाहर से अप्लाई किया गया वोल्टेज है ये अंदर वाले पोटेंशियल बैरियर वी नॉट को अपोज कर रहा होगा। तो बताइए जैसे जैसे मैं इस वोल्टेज को बढ़ाऊंगा वैसे वैसे पोटेंशियल बैरियर कम होता जाएगा। बताइए जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर कम होता जाएगा वैसे वैसे अपोजिशन टू द डिफ्यूजन भी कम हो जाएगा, और जैसे जैसे अपोजिशन टू द डिफ्यूजन कम होता जाएगा वैसे वैसे डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा, और जैसे जैसे डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ने लगेगा आप देखेंगे कि विद द इंक्रीमेंट ऑफ द वोल्टेज जो करंट होता है वो धीरे धीरे करके इस तरह से बढ़ने लगता है। आप ऑब्जर्व करते हैं कि जब ये वोल्टेज जो होता है V इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू के बराबर हो जाता है। मैं वापस से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जब ये वोल्टेज V इस पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू के बराबर हो जाता है तो ये वोल्टेज V इस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम कर देता है। दैट सिंपली मींस जब हम बाहर के वोल्टेज को बढ़ाते रहते हैं तो पोटेंशियल बैरियर कम होता जाता है। एक समय ऐसा आता है कि पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाता है। दैट सिंपली मींस अपोजिशन टू द डिफ्यूजन भी खत्म हो जाता है। और आप सोचिए कि अगर अपोजिशन टू द डिफ्यूजन खत्म हो जाएगा तो मैक्सिमम डिफ्यूजन होने लग जाएगा, और यही कारण है कि एक सर्टेन वोल्टेज के बाद में जब पोटेंशियल बैरियर ओवरकम हो जाता है आप ऑब्जर्व करते हैं कि करंट एब्रप्टली राइज कर जाता है। आप कह सकते हैं कि करंट एक्सपोनेंशियली राइज कर जाता है। वो वोल्टेज जहां पर करंट एब्रप्टली राइज कर जाता है या एक्सपोनेंशियली राइज कर जाता है उस वोल्टेज को नाम दिया जाता है नी वोल्टेज। उस वोल्टेज को क्या नाम दिया जाता है? नी वोल्टेज। आप याद करिए कि मैंने आपको बताया था कि इस डायोड का पोटेंशियल बैरियर है 0.6 वोल्ट। तो आप देख सकते हैं कि 0.6 वोल्ट तक तो हमको नेग्लिजिबल सा करंट मिला, एंड आफ्टर 0.6 वोल्ट जो करंट होता है वो एक्सपोनेंशियली शूट अप कर जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है जहां पर करंट एकदम से बढ़ जाता है उस वोल्टेज को नी वोल्टेज कहा जाता है।
इस वोल्टेज को नी वोल्टेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो इसका शेप होता है वो हमारे घुटने जैसा दिखता है, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नी वोल्टेज। हालांकि इसी नी वोल्टेज के दो और नाम हैं, द वन इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज एंड द अनदर वन इज नोन एज कट इन वोल्टेज। तो दीज वर द वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉरवर्ड बायस डायोड। अब आइए बात करते हैं इसी फॉरवर्ड बायस डायोड के पोटेंशियल बैरियर के कर्व की। और आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल बैरियर कर्व हुआ करता था ऑफ द अनबायस पीएन डायोड, वहां पर आप हाई पोटेंशियल दिखाया करते थे एन साइड पर, लो पोटेंशियल दिखाया करते थे पी साइड पर। ऐसा क्यों किया करते थे? ऐसा इसलिए किया करते थे क्योंकि हम जानते हैं कि जो एन साइड होती है वो इलेक्ट्रॉन्स को देती है और जो पी साइड है उन इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेती है। इसीलिए एन साइड हाई पोटेंशियल पे दिखाया जाता था और पी साइड लो पोटेंशियल पे दिखाया जाता था। तो जब हम इसी डायोड को फॉरवर्ड बायस कर देते हैं तो पोटेंशियल बैरियर के कर्व में किस तरह से चेंज आता है, आइए समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर मैंने बैरियर पोटेंशियल का कर्व बनाया है और इस बैरियर पोटेंशियल के कर्व में मैंने आपको दो कर्व्स दिखाए हैं। जो पहला वाला कर्व है वो तब है जब हमने कोई बैटरी अप्लाई नहीं की, दैट सिंपली मींस अनबायस्ड कंडीशन का केस है। अब आप जानते हैं कि अनबायस्ड कंडीशन के अंदर जो बैरियर पोटेंशियल होता था उसको हम कहा करते थे वी नॉट। तो एक छोटी सी बात बताइए, हम ये जान चुके हैं कि जब भी डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो उसका पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर जाता है। तो अगर उसका पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर जाता है तो मैं कह सकता हूं कि जो सेकंड वाला कर्व है ये फॉरवर्ड बायस डायोड के कॉरस्पॉन्डिंग है, जो कि हमको ये बता रहा है कि वी नॉट डिक्रीज कर चुका है आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द बैटरी। हम कह सकते हैं कि जब हमने वी वोल्टेज की बैटरी लगाई तो पोटेंशियल बैरियर वी नॉट जो है वो डिक्रीज हो गया और वो हो गया वी नॉट माइनस वी। तो वी कैन से दैट सेकंड वाला कर्व कॉरस्पॉन्ड्स टू फॉरवर्ड बायस डायोड। तो ये बात रही फॉरवर्ड बायस डायोड की। अब आइए बात करते हैं रिवर्स बायस डायोड की। तो आप देख सकते हैं कि डायोड को रिवर्स बायस तब किया जाता है जब हम पी साइड को लो पोटेंशियल से और एन साइड को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये तो है हमारा हाई पोटेंशियल, ये है हमारा लो पोटेंशियल, एंड लेट मी से कि हमने वोल्टेज अप्लाई किया है V। पर आप खुद सोचिए कि अगर मैं ये बैटरी यहां पर अप्लाई नहीं कर रहा होता तो ये कंडीशन होती ओपन सर्किट कंडीशन, अनबायस्ड डायोड की कंडीशन। और एक और बात बताइए, आप तो जानते ही हैं कि अनबायस्ड डायोड के अंदर वी नॉट होता था और उस वी नॉट की वजह से क्या होता था, उस वी नॉट की वजह से हम कहते थे कि जितना डिफ्यूजन होता है उतना ही ड्रिफ्ट हुआ करता था। तो बताइए, आप कहा करते थे कि जो नेट करंट होता था वो जीरो होता था। ये कौन से केस का डिस्कशन चल रहा है? जब हमने कोई बैटरी को अप्लाई नहीं किया है। और जब हम कोई बैटरी अप्लाई नहीं करते तो हम कहते हैं कि डायोड कैसा है, अनबायस्ड। और अनबायस्ड डायोड के अंदर नेट करंट कितना आया करता था, जीरो। हमारे पास में अनबायस्ड डायोड के अंदर नेट करंट कितना मिलता था, जीरो। अब हम क्या करते हैं, हम इसी अनबायस्ड डायोड के अक्रॉस बैटरी कनेक्ट करते हैं सच दैट कि P को हमने लो पोटेंशियल से और N को हमने हाई पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया है। तो जब हम P को लो पोटेंशियल से और N को हाई पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो आप देख पाते हैं कि जो बाहर से लगाई गई बैटरी है ये अंदर वाले पोटेंशियल बैरियर V नॉट को अब सपोर्ट करने लग जाती है। दैट सिंपली मींस इस बाहर वाली बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को सपोर्ट करने लग जाती है। और जब ये बाहर वाली बैटरी अंदर वाली पोटेंशियल बैरियर को सपोर्ट करने लग जाती है तो हम कहते हैं कि ये जो पोटेंशियल बैरियर V नॉट पहले हुआ करता था अब ये ग्रो करने लग जाता है, ये V नॉट इंक्रीज करने लग जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है। तो रिवर्स बायस डायोड्स के केस में पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करता है। अब आप खुद बताइए कि अगर पोटेंशियल बैरियर बढ़ेगा तो पोटेंशियल बैरियर बनता तो वहीं पर था जहां पर डिप्लीशन रीजन होता था। तो अगर पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा तो हम कह सकते हैं कि डिप्लीशन रीजन भी इंक्रीज करेगा। तो हम कह देते हैं कि डिप्लीशन रीजन इंक्रीज करता है। अब एक और बात सोचिए कि पोटेंशियल बैरियर का काम क्या था। पोटेंशियल बैरियर V नॉट का काम हुआ करता था डिफ्यूजन करंट को ड्रिफ्ट करंट के बराबर लाना। पोटेंशियल बैरियर V नॉट का काम हुआ करता था डिफ्यूजन करंट को ड्रिफ्ट करंट के बराबर कर देना। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये जो पोटेंशियल बैरियर आपके पास में है अगर ये ग्रो कर रहा है तो बताइए ये डिफ्यूजन करंट को ज्यादा अपोजिशन देने लग जाएगा।
और अगर ये डिफ्यूजन करंट को ज्यादा अपोजिशन देने लग जाएगा तो हम कहेंगे दैट विद द ग्रोथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर जो डिफ्यूजन करंट है उसका मैग्नीट्यूड धीरे धीरे करके कम होने लग जाएगा। तो अगर आप इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, अगर आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, लेट्स से कि अगर आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, तो बताइए आप इस वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल बैरियर भी इंक्रीज करेगा, और अगर पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज करेगा तो अपोजिशन टू द डिफ्यूजन भी बढ़ेगा। तो इसीलिए हम कहेंगे कि जो डिफ्यूजन करंट है उसका मैग्नीट्यूड अब कम होएगा। आप देखिए मैंने कहा कि डिफ्यूजन का मैग्नीट्यूड कम हुआ। अगर मैं इसी पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाता, अगर मैं इसी पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाता तो मैं कहता कि डिफ्यूजन का मैग्नीट्यूड जो है वो और कम हो जाता। अगर मैं इसी पोटेंशियल को और ज्यादा बढ़ाता तो मैं कहता कि इस डिफ्यूजन का जो मैग्नीट्यूड है वो और कम होता जाता। यानी मैं कह सकता हूं कि जैसे जैसे मैं इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे अपोजिशन टू द डिफ्यूजन भी बढ़ता जाएगा। और हम कह सकते हैं कि उस केस के अंदर जो भी करंट होगा वो सिर्फ और सिर्फ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स के कारण होगा, और जो भी करंट होगा वो ड्रिफ्ट करंट होगा, और उस ड्रिफ्ट करंट का जो डायरेक्शन होगा वो होगा फ्रॉम N टू P। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जब भी हम रिवर्स बायस वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं तो जो डिफ्यूजन करंट होता है वो डिक्रीज कर जाता है। हम क्या कह सकते हैं कि जो डिफ्यूजन करंट होता है वो डिक्रीज करता है। अब एक और छोटी सी बात सोचिए कि अगर अपोजिशन टू द डिफ्यूजन बढ़ रहा है तो बताइए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड बढ़ेगा या कम होएगा। तो आप कह सकते हैं कि अगर अपोजिशन टू द मेजॉरिटी बढ़ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि अपोजिशन ऑफर्ड टू द करंट बढ़ रहा है, यानी रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द डायोड भी बढ़ रहा है। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि पीएन जंक्शन ऑफर्स हाई रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अब एक और बात यहां पे सोचने लायक है, वो क्या कि आप कहते हैं कि जैसे जैसे पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है वैसे वैसे अपोजिशन टू द मेजॉरिटी बढ़ता है। जैसे जैसे अपोजिशन टू द मेजॉरिटी बढ़ता है आप कहते हैं कि डिफ्यूजन करंट कम होता जाता है। पर हम ये कहते हैं कि विद द ग्रोथ ऑफ द पोटेंशियल बैरियर जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है। अब हम ये ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो माइनॉरिटी करंट होता है, और आप जानते हैं कि जो माइनॉरिटी करंट होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, वोल्टेज पर नहीं। इसीलिए वोल्टेज के बढ़ने के साथ में भी ड्रिफ्ट करंट लगातार बढ़ता जाए ऐसा नहीं होता है। हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल बैरियर की ग्रोथ के साथ में डिफ्यूजन तो कम होता जाएगा पर ड्रिफ्ट करंट ऑलमोस्ट सेम रहेगा। आइए इसी बात को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ द VI कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आप देख सकते हैं कि वहां पर हमने VI कैरेक्टरिस्टिक्स शो की है रिवर्स बायस डायोड की, और जैसे ही मैं इस रिवर्स बायस की VI कैरेक्टरिस्टिक्स को यहां पर शो करता हूं जो हमारा पहला डाउट आता है वो ये आता है कि हम इस रिवर्स VI कैरेक्टरिस्टिक्स को थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों शो करने लग गए हैं। हम इस रिवर्स बायस की VI कैरेक्टरिस्टिक्स को थर्ड क्वाड्रेंट में क्यों शो करने लग गए हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। आप समझ सकते हैं कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस किया करते थे तो हम P को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे और तब हम वोल्टेज को प्लस एक्स एक्सिस पे शो करते थे। मैं वापस से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला। जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस किया करते थे तो हम P साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करते थे और उस वक्त हम वोल्टेज को प्लस एक्स एक्सिस पे शो किया करते थे। अब देखिए इस केस के अंदर हम P साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं। अगर हम P साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि इस बार जो पोलैरिटी अप्लाई की गई है अक्रॉस द डायोड दैट इज जस्ट अपोजिट टू द फॉरवर्ड बायस का केस, और यही कारण है कि अब हम वोल्टेज को प्लस एक्स में रिप्रेजेंट ना करके माइनस एक्स में रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। तो फिर यह क्वेश्चन आता है कि सर चलो वोल्टेज तो समझ में आ गया कि अपोजिट पोलैरिटी में लगाया इसलिए हमने अपोजिट दिखा दिया, आप करंट को क्यों अपोजिट दिखाने लग गए। तो इसका कारण भी बहुत ही सिंपल है। आप याद कीजिए कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो करंट होता था वो डिफ्यूजन करंट होता था, और जो डिफ्यूजन करंट होता था उसका डायरेक्शन होता था फ्रॉम P टू N। बताइए रिवर्स बायस के केस में जो हमको करंट मिलता है वो ड्रिफ्ट करंट होता है, और जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द डिफ्यूजन करंट होता है। आप याद करिए कि जो डिफ्यूजन करंट है उसको हम प्लस y एक्सिस पे रिप्रेजेंट कर रहे थे। वी वर रिप्रेजेंटिंग द डिफ्यूजन करंट इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस इन प्लस y एक्सिस।
तो बताइए ड्रिफ्ट करंट जो कि डिफ्यूजन के अपोजिट डायरेक्शन में है, हम उसको कहां से रिप्रेजेंट करेंगे? माइनस वाई एक्सिस से। यही कारण है कि हम इस ग्राफ को थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर शो करने लग जाते हैं। और जब हम इस ग्राफ को थर्ड क्वाड्रेंट में शो करते हैं तो आप देखिए कि ग्राफ क्या कहता है। ग्राफ कहता है कि इनिशियली जब आप वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, इनिशियली जैसे ही आप वोल्टेज को बढ़ाते हैं, तो जो रिवर्स बायस डायोड के अंदर करंट होता है वो इनिशियली थोड़ा सा बढ़ता है, वो इनिशियली थोड़ा सा बढ़ता है। पर जैसे ही आप वोल्टेज को अब बढ़ाने लग जाते हैं तो वोल्टेज के इंक्रीमेंट के साथ में अब करंट नहीं बदलता है, यानी करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। करंट एक वैल्यू को अटेन करके ऑलमोस्ट सेम रहता है, करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। इसी करंट को जो कि अब कांस्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू में अब चेंज नहीं आ रहा है, इसी करंट को हम नाम देने लग जाते हैं आई नॉट, दैट इज रिवर्स सैचुरेशन करंट। हम इसको रिवर्स सैचुरेशन करंट क्यों कहते हैं, इसका भी कारण है। भाई रिवर्स तो इसलिए क्योंकि फॉरवर्ड करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मिल रहा है, और सैचुरेशन इसलिए क्योंकि करंट एक मैक्सिमम वैल्यू अटेन करने के बाद में फर्दर चेंज नहीं हो पा रहा था। इसने एक वैल्यू को अटेन कर लिया और उस पर सैचुरेट हो गया, अब चेंज नहीं हो पा रहा है, अब बढ़ नहीं पा रहा है, इसीलिए हम कहते हैं कि करंट सैचुरेट हो चुका है। यही कारण है कि हम इस करंट को नाम दे देते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि रिवर्स बायस के केस में डायोड जो है वो बहुत ही हाई रेजिस्टेंस देता है टू द फ्लो ऑफ करंट। तो दीज वर द रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पीएन डायोड। अब आइए बात करते हैं इसके पोटेंशियल बैरियर के कर्व की। तो अगर हम पोटेंशियल बैरियर के कर्व की बात करें तो आप देख सकते हैं कि V0 वो केस है जब डायोड अनबायस हुआ करता था। बताइए जैसे ही हम अनबायस डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो बाहर वाला पोटेंशियल अंदर वाले पोटेंशियल बैरियर V0 को सपोर्ट करने लग जाता है और इसीलिए पोटेंशियल बैरियर बढ़ जाता था। आप जानते हैं कि पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ जाती है, इसीलिए मैं कह सकता हूं कि जो सेकंड वाला कर्व है वो रिवर्स बायस डायोड को रिप्रेजेंट करता है, एंड दिस सेकंड कर्व इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू रिवर्स बायस डायोड एंड द पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेस, इट बिकम्स V0 प्लस V। तो हम आसानी से पोटेंशियल बैरियर के कर्व्स को देख के बता सकते हैं कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस किया गया है और कौन सा डायोड रिवर्स बायस किया गया है। तो दैट वाज अबाउट रिवर्स बायस डायोड। अब आइए कुछ और बातें करते हैं, कंक्लूड करते हैं। दैट इज, आप देखिए कि हमने यहां पे पीएन डायोड दिखाया है और इस पीएन डायोड के अंदर पहला वाला जो डायोड है वो है अनबायस्ड डायोड, और ये जो ऊपर वाला करंट दिखाया गया है दैट इज डिफ्यूजन करंट। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि जो डिफ्यूजन करंट होता है उसका डायरेक्शन होता है P से N। जो नीचे करंट यहां पे दिखाया गया है दैट इज ड्रिफ्ट करंट, और आप जानते हैं कि जो इसका डायरेक्शन होता है वो होता है N to P। आप देख सकते हैं कि दोनों ही करंट्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, इसीलिए हम कहते थे कि जो नेट करंट होता है अनबायस्ड डायोड के अंदर उसकी वैल्यू कितनी होती है? 0। जब हम इसी डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया करते थे, जब हम इसी डायोड को फॉरवर्ड बायस कर दिया करते थे तो आप जानते हैं कि पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता था। क्योंकि पोटेंशियल बैरियर कम हो जाता था इसीलिए हम कहते थे कि जो डिफ्यूजन करंट है उसका मैग्नीट्यूड बढ़ जाता था, इसीलिए जो हमको नेट करंट मिलता था वो डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन में ही मिलता था। हमको जो नेट करंट मिलता था वो डिफ्यूजन करंट के डायरेक्शन में ही मिलता था और उसका डायरेक्शन होता था फ्रॉम P to N। अब आइए बात करते हैं रिवर्स बायस डायोड की। आप जानते हैं कि जब डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है। जब पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है तो अपोजिशन टू द डिफ्यूजन भी बढ़ जाता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि इस डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड अब कम हो जाता है, डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाता है। और क्योंकि डिफ्यूजन करंट का मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाता है हम कहते हैं कि अब हमको जो करंट मिलता है नेट करंट वो सिर्फ और सिर्फ ड्रिफ्ट करंट मिल रहा होता है, और उसका डायरेक्शन भी ड्रिफ्ट करंट के डायरेक्शन में ही होता है, एंड दैट इज फ्रॉम N to P। तो दैट इज अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ डायोड्स, अनबायस्ड डायोड, फॉरवर्ड बायस्ड डायोड एंड रिवर्स बायस्ड डायोड। अब आइए हम वापस से फॉरवर्ड बायस्ड डायोड और रिवर्स बायस्ड डायोड की VI कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहां पर हमने एक पीएन डायोड दिखाया है और इस पीएन डायोड में हमने पी टर्मिनल को, हमने पी वाले साइड को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, और एन वाली साइड को कनेक्ट कर दिया है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। हमने यहां पे वोल्ट मीटर और एम मीटर भी लगा दिए हैं टू नोट डाउन द वैल्यूज ऑफ द वोल्टेज एंड द करंट। आप जानते ही हैं कि फॉरवर्ड बायस के केस के अंदर जो करंट होता था वो मिली एम्पियर्स के ऑर्डर का होता था, इसीलिए हमने यहां पे लगा दिया मिल एमीटर।
तो आइए देखते हैं कि जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कैसी मिलती थी। तो हमारे पास में यहां पे एक ग्राफ है जहां पे हमने प्लस एक्स एक्सिस पे वोल्टेज को दिखाया, दैट इज फॉरवर्ड वोल्टेज। हमने प्लस वाई एक्सिस पे करंट को दिखाया जिसको हम फॉरवर्ड करंट भी कहते हैं। ये करंट का ऑर्डर किस ऑर्डर का होता था? मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता था। और आप जानते हैं कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड बायस करते थे तो पोटेंशियल बैरियर धीरे धीरे करके कम होता जाता था। पोटेंशियल बैरियर धीरे धीरे करके कम होता था तो डिफ्यूजन करंट धीरे धीरे करके बढ़ता था। एक समय के बाद में पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाता था जिसके बाद में करंट एक्सपोनेंशियली राइज कर जाता था। तो आइए समझते हैं कि फॉरवर्ड बायस का जो ग्राफ होता है वो किस तरह से दिखता है। आप देख सकते हैं कि करंट पहले धीरे धीरे करके बढ़ा, एक सर्टन वोल्टेज के बाद में करंट एब्रप्टली राइज कर दिया। वो वोल्टेज जहां पर करंट एब्रप्टली राइज कर जाता था आप उसको बोला करते थे नी वोल्टेज या फिर थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो हमने यहां पर VTH डिनोट किया है, दैट इज नोन एज थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज। अब आइए बात करते हैं रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आप देख सकते हैं कि इस बार हमने डायोड को रिवर्स बायस किया है, दैट सिंपली मींस हमने P साइड को नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से और N साइड को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट किया है। आप देख भी सकते हैं कि इस बार भी हमने वोल्ट मीटर और एमीटर लगा दिया है। अब क्योंकि जो करंट होता है रिवर्स बायस डायोड के अंदर उसका मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है क्योंकि वो माइनॉरिटी करंट के कारण होता है, इसीलिए इस बार जो हमने एम मीटर यूज किया है वो माइक्रो एम मीटर यूज किया है। तो जो ड्रिफ्ट करंट का ऑर्डर होता है वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रो एम्पियर्स होता है, तो हमने माइक्रो एम मीटर यूज कर लिया है। और अब हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करते हैं इस रिवर्स बायस डायोड की। और आप जानते ही हैं कि जो रिवर्स बायस डायोड होता है उसके VI कैरेक्टरिस्टिक्स को थर्ड क्वाड्रेंट में शो किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है बिकॉज हम रिवर्स बायस डायोड का जो ग्राफ है उसको इन कंपैरिजन विद द फॉरवर्ड बायस डायोड दिखा रहे हैं। दैट सिंपली मींस क्योंकि हम फॉरवर्ड बायस में P को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते थे इसीलिए वोल्टेज को प्लस एक्स एक्सिस पे यूज किया करते थे। अब क्योंकि मैं P को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर रहा हूं मैं वोल्टेज को माइनस एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने लग जाता हूं। क्योंकि रिवर्स बायस के केस में जो करंट का डायरेक्शन होता है वो डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, यही कारण है कि हम ड्रिफ्ट करंट को माइनस वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करने लग जाते हैं। अब आइए देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनता है। तो आप देखेंगे कि यहां पर हमने वोल्टेज को रिप्रेजेंट किया, यहां पे हमने करंट को रिप्रेजेंट किया। आप करंट का ऑर्डर देख लीजिए, माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का करंट होता है क्योंकि करंट माइनॉरिटी करंट होता है, दैट इज ड्रिफ्ट करंट, दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। तो जो ग्राफ बनता है आप जानते ही हैं, इनिशियली थोड़ा सा करंट बढ़ता है उसके बाद में ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, करंट सैचुरेट हो जाता है। इसीलिए आप इस करंट को क्या नाम देते थे? सैचुरेशन करंट। यू यूज्ड टू नेम दिस करंट रिवर्स सैचुरेशन करंट। अब आगे की बात सोचते हैं, दैट इज सोचिए कि अगर मैं इसी रिवर्स वोल्टेज को लगातार बढ़ाता जाता, सोचिए कि अगर मैं इसी रिवर्स वोल्टेज को लगातार बढ़ाता जाता तो क्या होता। तो आप देखते हैं कि जब हम इसी रिवर्स वोल्टेज को लगातार बढ़ाते जाते हैं तो एक सर्टेन वोल्टेज के बाद में करंट एब्रप्टली राइज कर जाता है। वो वोल्टेज जहां पर करंट एकदम से बढ़ जाता है उस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहा जाता है। ब्रेकडाउन की कंडीशन में करंट से डायोड से बहने वाला करंट एब्रप्टली शूट अप कर जाता है। यह ब्रेकडाउन क्या होता है और ब्रेकडाउन रीजन के अंदर करंट एकदम से क्यों बढ़ जाता है इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमसे यहां पर कोई पूछे कि भाई बताओ कि कंप्लीट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड कैसी होगी, तो आप कहेंगे दिस इज द कंप्लीट VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द PN डायोड। That simply means in the forward bias diode, the diode offers low resistance and in the reverse bias case, the diode offers high resistance. मैं वापस से रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला? In the forward bias case, the diode offers low resistance and in the reverse bias case, the diode offers very high resistance. इसका मतलब ये हुआ कि जो डायोड है उसको इस रीजन में काम कराया जाता है। The normal diodes are operated in this region. हम नॉर्मल डायोड्स को इस ब्रेकडाउन रीजन के अंदर काम नहीं कराते। द नॉर्मल डायोड्स आर नॉट मेड टू वर्क इन दिस ब्रेकडाउन रीजन। नॉर्मल डायोड्स को कहां पे काम कराया जाता है? ब्रेकडाउन रीजन के पहले। इस ब्रेकडाउन रीजन के अंदर सिर्फ कुछ स्पेशली डिजाइन डायोड्स को काम कराया जाता है। जो डायोड्स इस ब्रेकडाउन रीजन में काम करते हैं उनका नाम है ज़ीनर डायोड। और इस टॉपिक को भी हमको डिटेल में डिस्कस करना है जो कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आप ये कह सकते हैं कि PN डायोड एक ऐसा डायोड है जहां पर वोल्टेज के बदलने के साथ में रेजिस्टेंस बदल रहा है।
आप कह सकते हैं कि जब डायोड फॉरवर्ड बायस था तो ये लो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, और जब डायोड रिवर्स बायस था तब ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। ऐसा डिवाइस जो कि वोल्टेज बदलने के साथ में अपना रेजिस्टेंस बदल लेता है, उस तरह के डिवाइस के लिए हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस दैट इज नोन एज डायनेमिक रेजिस्टेंस। और जो डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है दैट इज डिफाइंड एज चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट। तो वी से that the dynamic resistance or the AC resistance for this diode is defined as RAC equals to delta V upon delta I। अब आइए समझते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन इस डायनेमिक रेजिस्टेंस से बन जाते हैं। तो यह है हमारे पास में क्वेश्चन कहता है कि इन अ फॉरवर्ड बायस PN जंक्शन डायोड इफ द फॉरवर्ड वोल्टेज इज चेंज्ड फ्रॉम 1.0 वोल्ट टू 1.5 वोल्ट, then the corresponding change in the forward current is from 6.5 milliampere to 16.5 milliampere. Calculate the dynamic resistance of this diode. आपको डायनेमिक रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और आप अभी अभी सीख चुके हो कि जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है दैट इज डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई। तो सबसे पहले ये पता लगाते हैं दैट व्हाट इज डेल्टा वी। तो हम कह सकते हैं दैट द चेंज इन वोल्टेज डेल्टा वी कैन बी सेड इक्वल्स टू 1.5 माइनस 1.0 एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.5 वोल्ट, and this delta I is equals to 16.5 milliampere minus 6.5 milliampere, and that will be is equals to 10 milliampere। तो हमारे पास में डेल्टा V की वैल्यू भी आ चुकी है, डेल्टा I की वैल्यू भी आ चुकी है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो डायनेमिक रेजिस्टेंस है दैट इज RAC कैन बी सेड इक्वल्स टू डेल्टा V अपॉन डेल्टा I, एंड दैट विल बी 0.5 वोल्ट अपॉन 10 मिली एम्पियर। और अगर आप इसको कैलकुलेट करते हैं तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू 50 ओम। सो दैट इज आवर आंसर। यह है हमारा आंसर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि इफ V0 इज द पोटेंशियल बैरियर फॉर अनबायस्ड डायोड देन चूज द करेक्ट फॉरवर्ड एंड रिवर्स पोटेंशियल ग्राफ फॉर द डायोड। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको पोटेंशियल बैरियर का कर्व दिखाया गया है, और आपके पास में 3 कर्व्स हैं A, B और C, और आपको ऐसा बता दिया गया है दैट दिस B वाला कर्व इज फॉर अनबायस्ड डायोड। आपको क्या बताया गया कि B वाला कर्व इज फॉर अनबायस्ड डायोड। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए A और C में से कौन सा वाला कर्व फॉरवर्ड बायस के लिए है और कौन सा वाला कर्व रिवर्स बायस के लिए है। तो हम सब जानते हैं कि जब डायोड को फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज करता है। दैट सिंपली मीन्स हम कह सकते हैं कि A वाला जो कर्व है दैट शुड बी कोरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस डायोड, बिकॉज यहां पे पोटेंशियल बैरियर डिक्रीज कर चुका है। तो फर्स्ट वाला कर्व यानी कि A वाला कर्व शुड बी कोरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस। इसी प्रकार से हम जानते हैं कि जब भी हम डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तो पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है, और क्योंकि पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज कर जाता है इट इंक्रीजेस टू V0 प्लस V। तो लेट्स से कि दिस इज V0 प्लस V, और अगर ये V0 प्लस V है तो हम कह सकते हैं कि दिस C वाला कर्व इज कोरस्पॉन्डिंग टू रिवर्स बायस डायोड। तो हमारा आंसर है दैट A इज कोरस्पॉन्डिंग टू फॉरवर्ड बायस एंड द C वाला कर्व इज कोरस्पॉन्डिंग टू रिवर्स बायस डायोड। तो दैट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। आइए बात करते हैं आगे, और आगे हम सीख रहे हैं द बायसिंग ऑफ द डायोड। आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको एक PN डायोड दिखाया गया है, और हम कह सकते हैं कि P वाली साइड से जिस टर्मिनल को कनेक्ट किया है वहां पे पोटेंशियल है VP, और N वाले साइड से जहां पे हमने टर्मिनल को कनेक्ट किया है वहां पे पोटेंशियल है VN। और आपसे पूछा गया है कि बताइए इस डायोड की बायसिंग कैसे चेक करें। तो बड़ा ही सिंपल सा आंसर है। हम कह सकते हैं कि अगर P टर्मिनल पे जो पोटेंशियल होता है अगर वो N टर्मिनल पे पोटेंशियल से बड़ा हो, अगर P हाई पोटेंशियल पे हो और N लो पोटेंशियल पे हो, तो हम कहते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है। आप सिंपल से याद रख लीजिए कि अगर P हाई पोटेंशियल पे रहेगा तो डायोड कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। हम कह सकते हैं कि अगर P लो पोटेंशियल पे होगा एज कंपेयर टू द N साइड, विल से द डायोड इज रिवर्स बायस। और सोचिए अगर P और N दोनों ही सेम पोटेंशियल पे हो तो हम कहेंगे डायोड कैसा है, अनबायस। तो यही सब बातें हमने लिखी है दैट पोटेंशियल एट P माइनस पोटेंशियल एट N अगर ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो हम कहते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है। अगर पोटेंशियल एट P पोटेंशियल एट N से लेस आ जाता है तो हम कहते हैं कि डायोड रिवर्स बायस है। और हम कहते हैं कि अगर पोटेंशियल एट P और पोटेंशियल एट N बराबर आ जाता है दैट सिंपली मींस VP माइनस VN इक्वल्स टू 0, तो हम कह सकते हैं कि डायोड कैसा है, अनबायस। तो आइए समझते हैं कि इसके ऊपर से कैसे क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो आपको
एक क्वेश्चन दिया गया है जिसमें आपसे पूछा है कि इन सब डायोड्स की बायसिंग चेक करिए। आपको बताना है कि कौन सा फॉरवर्ड बायस है और कौन सा रिवर्स बायस। और फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस चेक करने का तरीका जो है बहुत ही सिंपल सा है। आपको सिर्फ यह चेक करना है कि P हाई पोटेंशियल पे है या फिर लो पोटेंशियल पे। तो आप देखते हैं कि पहले वाले केस के अंदर आप देख सकते हैं कि P इज कनेक्टेड टू 2 वोल्ट एंड N इज साइड कनेक्टेड टू -3 वोल्ट। यानी हम कह सकते हैं कि P हाई पोटेंशियल पे है एज कंपेयर टू दैट ऑफ द N। हम कह सकते हैं कि पहला वाला जो डायोड है वो कैसा है, फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट वाले केस की बात करते हैं। सेकंड वाले केस में आप देख सकते हैं कि जो P है वो -1 वोल्ट से कनेक्टेड है और ये जो N है ये -2 वोल्ट से कनेक्टेड है। अगर P -1 से और N -2 से कनेक्टेड है तो आप जानते हैं कि -1 -2 से बड़ा है। दैट सिंपली मींस हम कह सकते हैं कि डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस। डायोड कैसा है, फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट केस देखिए, आप देख सकते हैं कि जो P साइड है वो -2 वोल्ट से कनेक्टेड है और जो N साइड है वो +4 वोल्ट से कनेक्टेड है। यानी हम कह सकते हैं कि जो N साइड है वो हायर पोटेंशियल पे है, P साइड लोअर पोटेंशियल पे है। और अगर P लो पोटेंशियल पे होता है तो आप जानते हैं कि डायोड कैसा होता है, रिवर्स बायस। नेक्स्ट केस समझते हैं। नेक्स्ट केस के अंदर आपको कहा गया कि जो P है वो -10 वोल्ट से कनेक्टेड है और जो N है वो ग्राउंडेड है। दैट सिंपली मींस 0 वोल्ट पे है। यानी आप कह सकते हैं कि P N से लो पोटेंशियल पे है। तो बताइए डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज आइडियल डायोड। अभी तक जो हम डायोड की बात कर रहे थे वो एक नॉर्मल डायोड था, नॉर्मल पीएन डायोड। और नॉर्मल पीएन डायोड्स जब हम फॉरवर्ड बायस करते हैं तो लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और जब हम उसको रिवर्स बायस करते हैं तो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये सब हम लोग जानते हैं। पर यहां पर हम बात कर रहे हैं आइडियल डायोड की। तो आइडियल डायोड वो ऐसा डायोड होता है जो कि फॉरवर्ड बायस पे लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है और लो रेजिस्टेंस मतलब होता है 0 रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपके पास में यहां पर एक आइडियल डायोड दिखाया गया है, अगर मैं इसको फॉरवर्ड बायस करूंगा तो आप जानते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस करने पे लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और अगर ये लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा तो आइडियल केस के अंदर ये जो लो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है। दैट सिंपली मींस ये जो डायोड है इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। अगर हम रिवर्स बायस के केस में बात करें तो आप जानते हैं कि रिवर्स बायस के केस में जो डायोड होता है वो हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। आइडियल केस के अंदर डायोड हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है। इसका मतलब यह हुआ कि वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। दैट सिंपली मींस डायोड विल बिहेव एज एन ओपन सर्किट। तो अगर आइडियल डायोड हमको दिया जाएगा तो हम कहेंगे कि फॉरवर्ड बायस केस के अंदर वो शॉर्ट सर्किट जैसे बिहेव करेगा और रिवर्स बायस के केस में उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। इट विल ऑफर वेरी हाई रेजिस्टेंस इन केस ऑफ रिवर्स बायस। तो फिर बात आती है इनके VI कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो आइए हम बात करते हैं VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल डायोड। और आप जानते हैं कि जब भी हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डायोड को डिस्कस कर रहे थे तो फॉरवर्ड बायस के केस में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बनाया करते थे और रिवर्स बायस के केस के अंदर हम थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ग्राफ बनाया करते थे। अब क्योंकि ये आइडियल डायोड है और आइडियल डायोड के अंदर फॉरवर्ड बायस के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है वो 0 होता है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस IV कर्व का अगर मैं रेजिस्टेंस लिखूं तो आप कहेंगे रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू 1 स्लोप। एंड आप जानते हैं दैट 1 स्लोप विल बी 1/tan थीटा। ऐसा ही होगा। तो अगर आप कह रहे हैं कि जब मैं डायोड को फॉरवर्ड बायस करूंगा तो रेजिस्टेंस आएगा 0, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर इसको शो करेंगे रेजिस्टेंस 0। तो आप खुद सोचिए कि रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 तभी तो आ सकती है जब हम कहेंगे कि ये वाली क्वांटिटी जो है, ये जो स्लोप है, ये मैक्सिमम हो। स्लोप मैक्सिमम मतलब स्लोप हो जाए इनफाइनाइट। और स्लोप इनफाइनाइट तब हो सकती है जब थीटा की वैल्यू कैसे आ जाए, 90 डिग्री। यही कारण है कि जो आपका ग्राफ है उसकी जो स्लोप आ रही है वो आ रही है मैक्सिमम, दैट इज इनफाइनाइट, और जो थीटा की वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि जो आपको कर्व दिखाया गया है वो ये ब्लू कलर का कर्व दिखाया गया है और ये जो ब्लू कलर का कर्व है ये फॉरवर्ड बायस आइडियल डायोड की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है। अब आइए बात करते हैं रिवर्स बायस ग्राफ की। अगर रिवर्स बायस कर दिया जाए आइडियल डायोड को तो इट शुड ऑफर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। और अगर इसको इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करना है तो आप खुद सोचिए कि ये इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो तभी ऑफर कर सकता है जब tan थीटा की वैल्यू आए 0। और tan थीटा की वैल्यू 0 तब आती है जब थीटा की वैल्यू होती है 0। और ऐसा तब हो सकता है जब हमारे पास में जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स हो वो पैरेलल टू वोल्टेज एक्सेस हो। यही कारण है कि आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू वाला कर्व यहां पर दिखाया गया है, लेट मी टेक ब्लू कलर,
मैं कह सकता हूं कि ये जो ब्लू वाला कर्व यहां पर दिखाया गया है, इसकी जो स्लोप दिखाई गई है वो 0 दिखाई गई है। फॉरवर्ड बायस के अंदर जो केस के अंदर जो स्लोप दिखाई गई थी वो मैक्सिमम दिखाई गई थी, और रिवर्स बायस के केस के अंदर जो स्लोप दिखाई गई है वो कैसी दिखाई गई है? 0। सो दिस इज द VI कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइडियल डायोड। तो हमको आइडियल डायोड के बारे में आज के बाद में याद रखना है कि अगर सर्किट के अंदर कभी भी आइडियल डायोड लगा है, अगर वो फॉरवर्ड बायस है तो उसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, दैट सिंपली मींस रेजिस्टेंस 0। और अगर वो रिवर्स बायस है तो उसको हम ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, दैट सिंपली मींस रेजिस्टेंस इक्वल्स टू इनफाइनाइट। आइए समझते हैं इसी को थोड़ा सा डिटेल में। तो मान लीजिए कि आपके पास में ये डायोड है और ये आइडियल डायोड है। हमने क्या किया कि इसको सर्किट में कनेक्ट किया सच दैट कि ये डायोड हो रखा है फॉरवर्ड बायस। अब आप कैसे चेक करते हैं कि डायोड फॉरवर्ड बायस है? आप चेक करते हैं कि पी साइड इज कनेक्टेड टू हाई पोटेंशियल, एन साइड इज कनेक्टेड टू लो पोटेंशियल, यानी आप कह सकते हैं कि आपका डायोड कैसा है? फॉरवर्ड बायस। और अगर ये आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस है तो बताओ, आइडियल डायोड के केस के अंदर ये डायोड रेजिस्टेंस 0 ऑफर करेगा टू द फ्लो ऑफ करंट। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि हम इस डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो आप देखेंगे कि जहां पर भी डायोड है, मैं इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट डायग्राम बनाऊंगा वो कुछ ऐसा बनाऊंगा कि मैं इस डायोड को एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर चुका हूंगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी का इक्विवेलेंट डायग्राम हमने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, जहां पर हमारा जो डायोड है उसको हमने एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिया है। दैट सिंपली मींस यहां पर रेजिस्टेंस कितना मान लिया है हमने? यहां पर जो हमने रेजिस्टेंस माना है दैट इज इक्वल्स टू 0। अब आइए बात करता हूं रिवर्स बायस के केस में। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो डायोड है वो रिवर्स बायस है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पी साइड है दैट इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज एट लोअर पोटेंशियल एज कंपेयर टू दैट ऑफ द एन साइड। और अगर ये डायोड जो है रिवर्स बायस है तो हम इसको कैसे रिप्लेस कर देते थे? ओपन सर्किट से। और अगर हम इसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर कोई करंट नहीं मिलेगा, दैट सिंपली मींस आई विल बी इक्वल्स टू 0। यहीं से हम डायोड की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी को समझ चुके हैं, दैट इज कि डायोड जो होता है एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस होता है। मैं यहां पे लिख ही देता हूं कि डायोड कैसा डिवाइस है? डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस। डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल डिवाइस, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शन के अंदर, ये एक ही डायरेक्शन के अंदर करंट को बहने देता है, एंड द करंट का डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम P टू N। ये जो डायोड का सिंबल होता है, ये डायोड का सिंबल हमको यही बताता है दैट द करंट फ्लोज फ्रॉम P टू N। ये जो बार का सिंबल यहां पे लगाया गया है N साइड पे, ये हमको यही डिनोट करता है दैट द करंट कैन नॉट एंटर फ्रॉम N टू P। ये जो बार का साइन यहां पे लगाया गया है ये बताता है कि रुकावट के लिए खेद है, यहां से करंट एंटर नहीं कर सकता। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो डायोड है एक यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और ये करंट को सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर बहने देगा। अब आइए समझते हैं कि इन आइडियल डायोड्स के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास में है वहां पे हमसे कहा गया है कि फाइंड आउट द करंट आई इन द गिवन सर्किट। और आपको यहां पे एक सर्किट दिखाया गया है जहां पे कुछ डायोड्स दिखाए गए हैं। जब भी डायोड्स के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया जाता तो हम उन डायोड्स को आइडियल डायोड्स कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यहां पर आपको दो आइडियल डायोड्स दिखा दिए गए हैं और कुछ रेजिस्टेंस की वैल्यू यहां पर दिखाई गई है। आपको करंट आई पता लगाने को कहा गया है। और अगर आपको करंट आई पता लगाने को कहा गया है तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हमारा सबसे पहला टास्क होता है डायोड की बायसिंग को चेक करना। हमारा सबसे पहला टास्क क्या है? डायोड की बायसिंग को चेक करना। जब हम ये पता लगा चुके होंगे कि डायोड फॉरवर्ड बायस है या फिर रिवर्स बायस है, तो फॉरवर्ड बायस के केस में हम डायोड को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे और रिवर्स बायस के केस में हम डायोड को ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो आप देखिए कि सबसे पहला काम क्या था? इन डायोड्स की बायसिंग को चेक करना। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो ये जो ऊपर वाला डायोड है इसका जो पी साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। तो यानी पहला वाला जो डायोड है दैट विल बी फॉरवर्ड बायस। और अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो बताइए आप इसको किससे रिप्लेस कर देंगे? शॉर्ट सर्किट से। मैं SC लिख रहा हूं फॉर शॉर्ट सर्किट। बताइए जो नीचे वाला डायोड है इसका जो N साइड है ये हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, जो P साइड है वो लो पोटेंशियल से कनेक्टेड है। दैट सिंपली मींस जो दूसरा वाला डायोड है वो है रिवर्स बायस। और अगर डायोड रिवर्स बायस होता है तो हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। तो बताइए ये कैसा हो जाएगा? ओपन सर्किट। तो अगर मैं इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ड्रॉ करूं तो ये इक्विवेलेंट डायग्राम हमको कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। आप देख सकते हैं कि दिस इज द इक्विवेलेंट डायग्राम। ये रहा आपका 2 किलो ओम, ये आपका शॉर्ट सर्किट वाला डायोड, दिस इज शॉर्ट सर्किट।
और यहां पर जो आपको डायोड था वो हो गया ओपन सर्किट, और ये रहे आपके बाकी के रेजिस्टेंसेस जो कि यहां पे आपको सर्किट के अंदर दिखाए गए हैं। तो हमारे पास में जो वैल्यूज हैं, दिस इज 5 वोल्ट, दिस इज 2 किलो ओम, ये जो रेजिस्टेंस है ये 1 किलो ओम दिखाया ही गया है यहां पे आपको, दिस इज 1 किलो ओम, लेट्स से 1 किलो ओम, और ये जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है दैट इज 2 किलो ओम। तो आप देख सकते हैं अब ये बहुत ही सिंपल सा करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है जहां पे हमको करंट आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। आप देख सकते हैं कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस सर्किट का आ रहा है दैट विल बी 2 + 1 + 2 दैट विल बी इक्वल्स टू 5 किलो ओम, एंड वी कैन इजीली से नाउ दैट करंट आई विल बी इक्वल्स टू V/R दैट विल बी 5 वोल्ट अपॉन 5 किलो ओम। क्या हम कह सकते हैं कि जो हमको यहां से करंट मिल रहा है दैट इज इक्वल्स टू 1 मिली एम्पियर। सो दैट इज आवर आंसर। तो ये जो आंसर हमारा आ रहा है इस केस के अंदर दैट विल बी 1 मिली एम्पियर। तो इस क्वेश्चन के अंदर तो हमने इक्विवेलेंट सर्किट को बनाया, पर आज के बाद में हम इक्विवेलेंट सर्किट नहीं बनाएंगे। हम क्या करेंगे, अगर डायोड फॉरवर्ड बायस होगा तो शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और रिवर्स बायस होगा तो ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, और डायरेक्टली क्वेश्चन को वहीं पे सॉल्व कर देंगे जहां पे हमको डायग्राम दिया होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर भी आपसे करंट आई पूछा है। अब यहां पे ध्यान रखने लायक बात यह है कि हमको यहां से मिलने वाला कितना करंट आई डैश है ये नहीं पूछा, हमसे ये पूछा है कि इस ब्रांच के अंदर करंट आई कितना है। पर हम क्वेश्चन को बिल्कुल वैसे ही प्रोसीड करेंगे जैसा मैंने आपको सिखाया था। तो हमारा सबसे पहला टास्क क्या होता है, हमारा सबसे पहला टास्क होता है डायोड की बायसिंग को चेक करना। तो आइए सबसे पहले डायोड की बायसिंग को चेक करते हैं और फिर शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट मेंशन कर देते हैं। तो क्योंकि पहला वाला डायोड पी साइड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ये जो सबसे ऊपर वाला डायोड है ये हो जाएगा फॉरवर्ड बायस, यानी हम इसको कर देंगे शॉर्ट सर्किट। ये जो दूसरा वाला डायोड है जो कि यहां पर दिखाया गया है ये कैसा हो गया है, ओपन सर्किट, क्योंकि ये रिवर्स बायस है। जो लास्ट वाला डायोड नीचे ही नीचे दिखाया गया है दैट इज ऑल्सो फॉरवर्ड बायस, दैट सिंपली मींस इसको मैं कर दूंगा शॉर्ट सर्किट। अब आप समझ सकते हैं क्योंकि ये ओपन सर्किट है, इस वाली ब्रांच के अंदर तो कोई करंट एंटर ही नहीं करेगा, यानी इस वाली ब्रांच का कोई रोल नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये आइडियल डायोड्स हैं, जीरो रेजिस्टेंस दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये 2 किलो ओम और 2 किलो ओम एक दूसरे के पैरेलल में है, और अगर 2 किलो ओम और 2 किलो ओम पैरेलल में होंगे तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 1 किलो ओम। और यहां पर 1 किलो ओम है और यहां पर भी 1 किलो ओम है, दैट सिंपली मींस आई कैन से कि मेरे पास में जो आई डैश की वैल्यू निकल के आएगी दैट विल बी इज इक्वल्स टू V अपॉन R, दैट सिंपली मींस V विल बी 6 एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वाज 2 किलो ओम। दैट सिंपली मींस हमारे पास में कितना करंट आ गया, हमारे पास में आ गया 3 मिली एम्पियर। पर दैट इज आई डैश, दैट इज नॉट आई। हमको आई की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, आई डैश की वैल्यू नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दिस इज आई डैश, और ये आई डैश जो है अब इन दोनों ब्रांचेस के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। द रीजन बीइंग कि दोनों के अंदर रेजिस्टेंसेस बराबर हैं, और अगर दोनों के अंदर रेजिस्टेंसेस बराबर हैं तो करंट भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो आई कैन से दैट जो करंट की वैल्यू हमको मिलने वाली है दैट विल बी 1.5 मिली एम्पियर, एंड दैट इज आवर आंसर। आइए बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको वापस से एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। डायोड पे कुछ भी मेंशन नहीं है, डायोड कैसा है, एक आइडियल डायोड है। हमको सबसे पहले डायोड की बायसिंग को चेक करना है। तो आप देख सकते हैं जो पी साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। बताइए डायोड कैसा हो गया, रिवर्स बायस, और अगर डायोड रिवर्स बायस तो उसको कैसे रिप्लेस कर देंगे, ओपन सर्किट से। दैट सिंपली मींस इस वाली ब्रांच का कोई रोल नहीं है। तो बताओ जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ इस लूप के अंदर फ्लो करेगा, और अगर करंट सिर्फ इस लूप के अंदर फ्लो करेगा तो हम कह सकते हैं कि जो करंट आई की वैल्यू यहां पर हमको मिलेगी दैट विल बी V एंड दैट इज 20 अपॉन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको जो यहां पे मिल रहा है 10 + 10 ओम दैट विल बी इक्वल्स टू 20। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे जो हमको करंट मिला दैट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर आपको दिखाया गया है कि आपको वापस से करंट आई फाइंड आउट करना है, और मैं कह देता हूं कि लेट्स से जो करंट आई है वो ये करंट है, और आपको इस करंट आई की वैल्यू को यहां पर फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस सर्किट के अंदर ये वाला जो पी साइड है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है, और अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है तो हम कह सकते हैं कि डायोड कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। दैट सिंपली मींस करंट इस ब्रांच के अंदर फ्लो नहीं करेगा क्योंकि ये ब्रांच कैसी हो जाएगी, शॉर्ट।
और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि इस सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो आएगा हमारे पास में, आप देखो ये और ये एक दूसरे से पैरेलल हैं, और अगर ये एक दूसरे से पैरेलल है तो 1 किलो ओम इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। नेक्स्ट 1 किलो ओम प्लस 2 किलो ओम विल बी इक्वल टू 3 किलो ओम। तो मैं कह सकता हूं कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो 3 किलो ओम आ गया है। तो बताओ करंट कितना आएगा, I इज इक्वल टू V अपॉन 3 किलो ओम। तो बताओ हमारे पास में जो करंट आ चुका है वो आ चुका है 5/3 मिली एम्पियर, एंड दैट इज आवर आंसर। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट केस की। यहां पर आपको एक अरेंजमेंट दिखाया गया है जहां पे आपको दो डायोड्स दिखाए गए हैं। आपसे फिर पूछा गया है कि करंट I इन द सर्किट पता लगाइए। लेट मी से कि करंट I ये फ्लो कर रहा है, एक ही लूप है, यहीं पे करंट फ्लो करेगा, वही I की वैल्यू हमको बतानी है। पर इस क्वेश्चन की एक खास बात है, वो खास बात ये है कि इस बार जो हमको डायोड दिए गए हैं वो आइडियल डायोड्स नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहां पर जो आपको डायोड्स दिए गए हैं उनके ऊपर मेंशन्ड है सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो जब भी आपको डायोड्स मिले जिनके ऊपर कुछ ना कुछ मेंशन कर दिया जाए, जैसे कि सिलिकॉन, जर्मेनियम, तो ऐसे डायोड्स कहलाते हैं रियल डायोड्स। और जब भी आपको सर्किट के अंदर रियल डायोड्स दिए जाते हैं तो रियल डायोड्स के केस के अंदर हमको उनके पोटेंशियल बैरियर को उनके अक्रॉस कंसीडर करना होता है इन केस ऑफ फॉरवर्ड बायस। और अगर वो रिवर्स बायस हो तो वो ओपन सर्किट हो ही जाता है। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखें तो हमारे पास में सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों ही फॉरवर्ड बायस हैं इस केस के अंदर। और अगर ये दोनों फॉरवर्ड बायस हैं तो हम क्या करेंगे, इनके पोटेंशियल बैरियर को इनके अक्रॉस कंसीडर करेंगे। तो हम जब भी I की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो दैट विल बी इज इक्वल्स टू I इज इक्वल्स टू V4 माइनस 0.7 फॉर दिस सिलिकॉन माइनस 0.3 फॉर दिस जर्मेनियम। कहने का मतलब यह हुआ कि इस वोल्टेज का 0.7 वोल्ट ड्रॉप यहां पे होगा, 0.3 वोल्ट ड्रॉप यहां पे होगा। ये जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इनके पोटेंशियल बैरियर के बराबर है। तो हम कह रहे हैं कि 0.7 का ड्रॉप यहां पे हुआ, 0.3 का ड्रॉप हुआ 4 में से, तो जो हमारे पास में I आया दैट विल बी 4 माइनस 0.7 माइनस 0.3 डिवाइडेड बाय R। और जो इस सर्किट का R है दैट इज इक्वल्स टू 2 किलो ओम। तो आप देख सकते हैं कि यहां पे जो हमको मिल रहा है दैट इज 3/2 मिली एम्पियर, एंड दैट इज आवर करंट फॉर दिस आंसर। दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको वापस से सिलिकॉन और जर्मेनियम का अरेंजमेंट ही दिखाया गया है, पर इस बार आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम एक दूसरे के पैरेलल में दिखा दिए गए हैं। हमको सबसे पहला काम क्या करना होता था, हमको डायोड की बाइसिंग को चेक करना होता था। अगर डायोड आइडियल डायोड है तो सिंपली शॉर्ट सर्किट और ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। पर अगर डायोड रियल डायोड्स होते हैं तो फॉरवर्ड बायस के केस में हम उनके पोटेंशियल बैरियर को कंसीडर करते हैं, रिवर्स बायस में तो ओपन सर्किट कर ही देते हैं। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि डायोड कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस हैं और कौन कौन से डायोड रिवर्स बायस हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिलिकॉन वाला डायोड फॉरवर्ड बायस है, और अगर ये फॉरवर्ड बायस है तो इसके पोटेंशियल बैरियर को इसके अक्रॉस कंसीडर करेंगे। क्योंकि ये वाला डायोड रिवर्स बायस है, ये तो वैसे ही ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा, दैट सिंपली मींस इस वाली ब्रांच के अंदर करंट नहीं जाएगा। तो जब भी मैं करंट लिखूंगा इस सर्किट के अंदर तो आई कैन से दैट करंट विल फ्लो थ्रू द सिलिकॉन एंड देयर विल बी अ ड्रॉप ऑफ 0.7 अक्रॉस द सिलिकॉन, एंड दैट्स व्हाई आई कैन से द करंट विल बी 4 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय R, एंड दैट इज इक्वल्स टू 1 किलो ओम। तो आप कह सकते हैं कि आपको जो आंसर मिल रहा है करंट का दैट इज इक्वल्स टू 3.3 मिली एम्पियर। तो ये बात रही इस क्वेश्चन की। अब आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल पुराने जैसा क्वेश्चन ही है, पर यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात हो गई है कि हमको यहां पर सिलिकॉन और जर्मेनियम जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल में दिखाए गए हैं, पर इस बार दोनों के जो दोनों डायोड्स हैं वो फॉरवर्ड बायस केस में हैं। और आप जानते हैं कि जब दोनों डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे तो हम उनके पोटेंशियल बैरियर को उनके अक्रॉस कंसीडर करते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। अब एक छोटी सी बात बताइए कि बताओ सिलिकॉन का जो पोटेंशियल बैरियर होता है 0.7 वोल्ट होता है, और जो जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर होता है वो होता है 0.3 वोल्ट। हमको अब यह सोचना है कि जब ये दोनों डायोड्स ही फॉरवर्ड बायस हैं तो बताओ करंट किस वाली ब्रांच से फ्लो करेगा। तो इसका आंसर यह है कि करंट उस ब्रांच से फ्लो करता है जिसका पोटेंशियल बैरियर कम होता है। अब ऐसा क्यों होता है आइए भी समझते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि यहां पर VI कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर लेते हैं एक बार इन सिलिकॉन और जर्मेनियम के डायोड्स के लिए। तो ये रहा V और ये रहा I, और आप जानते हैं कि VI कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर द फॉरवर्ड बायस डायोड कैसी दिखती है। तो मैं कहता हूं कि ये वाली VI कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे जर्मेनियम के लिए है। लेट्स से जर्मेनियम, तो अगर ये जर्मेनियम है तो ये वाला 0.3 वोल्ट,
और एक और वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मैं यहां पे बना देता हूं सिलिकॉन के लिए, और सिलिकॉन के लिए मैंने यहां पे ब्लू कलर चूज कर लिया है। और ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैं कह देता हूं कि ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स मैं बना रहा हूं, ये जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स है ये सिलिकॉन के लिए है। और अगर ये सिलिकॉन के लिए है तो बताओ ये कौन है? 0.7 वोल्ट। अब यहां पे नोटिस करने लायक बात क्या है? आप नोटिस करें कि जो जर्मेनियम वाला डायोड है, दिस इज फॉर सिलिकॉन। यहां पे नोटिस करने लायक बात यह है कि ये जो जर्मेनियम वाला डायोड है ये 0.3 वोल्ट पर ही लो रेजिस्टेंस ऑफर करने लग जाता है। दिस जर्मेनियम वाला डायोड ऑफर्स वेरी लो रेजिस्टेंस व्हेन इट अटेन्स 0.3 वोल्ट। और यही कारण है कि जो सारा का सारा करंट है वो 0.3 वोल्ट से, यानी कि जर्मेनियम के थ्रू ही बह जाएगा। कोई सा भी करंट सिलिकॉन के अंदर नहीं जाएगा। इसीलिए अगर मैं यहां पर करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो करंट की वैल्यू निकल के आती है दैट कम्स आउट इक्वल्स टू आई इक्वल्स टू 4 माइनस 0.3 डिवाइड बाय 1 किलो ओम। दैट सिंपली मींस दिस विल बी 3.7 मिली एम्पियर एंड दैट इज आवर आंसर। ये हमारा आंसर यहां से निकल के आता है। तो आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इन द गिवन सर्किट द फॉरवर्ड एंड द रिवर्स रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड्स आर 125 ओम एंड इनफाइनाइट, देन फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। तो यहां पे आपको डायोड्स दिए गए हैं और उन डायोड्स के रेजिस्टेंसेस भी मेंशन किए गए हैं। दैट सिंपली मींस अगर डायोड फॉरवर्ड बायस हो तो हमको 125 ओम उसका रेजिस्टेंस कंसीडर करना है। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस इज 125 ओम। और अगर डायोड रिवर्स बायस हो तो हमको उसका रेजिस्टेंस कंसीडर करना है इनफाइनाइट। दैट सिंपली मींस अगर डायोड रिवर्स बायस होता है तो हम उसको ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला काम होता है डायोड की बायसिंग पता लगाना। ये वाला डायोड कैसा है? फॉरवर्ड बायस। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पी साइड है वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्टेड है। आप देख सकते हैं कि जो दूसरा वाला डायोड है वो रिवर्स बायस है। अगर ये रिवर्स बायस है तो ये ओपन सर्किट से रिप्लेस हो जाएगा। दैट सिंपली मींस इस वाली ब्रांच का तो कोई रोल ही नहीं है। तो जो करंट है वो सिर्फ और सिर्फ आउटर लूप के अंदर बहेगा। तो हमको क्या लिखना है? करंट की वैल्यू एंड I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो हमको यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है सबसे पहले। और जब हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हमें ध्यान रखना है कि ये वाला जो डायोड है इट इज ऑफरिंग द फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 125 ओम। दैट सिंपली मींस जो हमारे पास में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा दैट विल बी 125 प्लस 125 प्लस 250। दैट सिंपली मींस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट विल बी इक्वल्स टू 500 ओम। ये तो हुई हमारे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात। अब आइए I की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो I विल बी इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 500 एंड अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो दिस कम्स आउट इक्वल्स टू 8 मिली एम्पियर एंड दैट इज आवर आंसर।